हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उसी के लिए अपन यहाँ पे आज मिले हैं ताकि इंग्लिश की बहुत ही अच्छी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज है जो थोड़ा इंटरफेस चेंज किया है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आज का है जो इंटरफेस आपको कैसा लगा है और इसको कंटिन्यू रखना है या पुराना वाला ही अच्छा है, ये भी कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे जो मिले हैं एकदम एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसी की प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी में है ये जो आपका पार्ट नंबर 5 है और इस चेकलिस्ट का ये है जो लास्ट पार्ट है, क्योंकि ये अपनी क्या हो गई कंप्लीट हो गई है। तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में मैं ये चेकलिस्ट भी आपके लिए है जो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन भी देख सकते हैं और इसके जो बाकी के पार्ट है आपने जो मिस किए हैं अगर या चैनल पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से इस चेकलिस्ट के बाकी सारे पार्ट है और बहुत सारी चेकलिस्ट मैंने और करवा रखी है, उनको भी कंप्लीट कीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप है जो मैक्सिमम स्कोर कर पाए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले है जो आप आज अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही ईजी रहते हैं, सिर्फ आपकी रीडिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती है तो आप इनको आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो करना कैसे है, बस रीड कीजिए, ऑप्शन को मैच कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, इस तरीके से ही है जो अपन यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अपन इसको रीड करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे किस तरह से इसको करना है, ठीक है ना। तो पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले ए को रीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ईटिंग कलरफुल फूड, ईटिंग कलरफुल फूड इज असेंशियल, यानी कि आपको बोला है कि जो कलरफुल यानी कि रंगीन भोजन करना है वो जरूरी है। अब किसके लिए जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या ए का किसी के साथ में पेयर बनता है या नहीं बनता। अब कॉलम 2 को अपन पूरा है जो रीड करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टू डेवलप ए शार्प मेमोरी, ताकि क्या हो भाई, डेवलप हो जाए अपनी बहुत ही मेमोरी, अपनी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। क्या कोई सेंस बनता है खाना खाने से याददाश्त तेज होती, नहीं होती, रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। विथ ए प्लेथोरा ऑफ हेल्थ बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे कि जो आपके जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसके लाभ के लिए, उसके हेल्थ के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या कभी आपने सुना है ऐसा, रंगीन कलरफुल भोजन खाने से ऐसा होता है, ठीक है। आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बोला इन लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए हेल्थी लाइफ, यानी कि ये एक हेल्थी लाइफ है उसके फाउंडेशन रखता है, उसका नींव रखता है कि आप क्या हो भी, स्वस्थ हो, हेल्थी हो, ठीक है ना। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ से कलरफुल, ठीक है ना, अगर सेंस लगाए तो कलरफुल खाने का यहाँ पे अभी अपने को तो इस तरह का कोई समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे और दूसरे को मैच करके देखते हैं। द इनिशियल ईयर्स ऑफ ए पर्सनस लाइफ हेल्प, यानी कि यहाँ पे बोला है कि कोई पर्सन है उसके जो लाइफ है उस लाइफ के जो शुरुआती साल होते हैं वो मदद करते हैं। अब किसके लिए मदद करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो वो मदद करेंगे, तो अपन ये एफ में पढ़ा था, लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए हेल्थी लाइफ, ठीक है ना। यानी कि उसके स्वस्थ रहने की, जीवन की नींव रखने में क्या करते हैं यहाँ पे, उसकी एक फाउंडेशन करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, यहाँ पे ये बोला है। यानी कि यहाँ से अगर अपन समझे तो बी और एफ का पेयर बनेगा आपका। पहला तो पेयर किसका बनेगा, बी और एफ का बनेगा। तो देखिए यहाँ से बी और एफ किस में है, इसमें है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लग रहा है अभी यहाँ पे। तो अगर पी और एफ लग रहा है तो इसके साथ में सी और ई है, तो इसको भी चेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये हो जाएगा तो बाकी देखिए और किसी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहे हैं तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, चेक कर देते हैं। जिंजर इज ए वेरी कॉमन स्पाइस इन इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि यहाँ पे बोला जिंजर, यानी कि जो अदरक है वो अपने जो इंडियन फैमिलीज होती हैं हमारे भारतीय घरों में एक बहुत ही आम मसाला है, ठीक है ना। अब किसके लिए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला ई में विथ ए प्लेथोरा ऑफ हेल्थ बेनिफिट, यानी कि इसमें हेल्थ के बहुत सारे क्या है, बेनिफिट है, गुण हैं इसमें। तो ये भी क्या लग रहा है आपका, सही लग रहा है। इसके हिसाब से देखें तो बी एफ और सी ही ये अपने दोनों करेक्ट है। तो यहाँ से इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने बोला था रीडिंग कीजिए, उसके बाद में है जो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाना है, ठीक है ना। अब ऐसे ईटिंग कलरफुल फूड है इसका तो सारे खाने के ही है, ठीक है ना। पर यहाँ पे अपने को देखना है कि, ठीक है, अपन ने कभी ऐसा सुना भी नहीं है कि कलरफुल खाने के कोई बेनिफिट भी होते हैं,
ठीक है ना, इसके हिसाब से है यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज ए मेजर चैलेंज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो मनी यानी कि पैसा का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है, एक बड़ी चुनौती है। अब किसके लिए है यहाँ पे, अगर देखें अपन यहाँ पे रीड करते हैं, द गवर्नमेंट इज रेडी टू फेस एनी इवेंट इवेंचुअली, यानी कि सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए क्या है, तैयार है। तो यहाँ पे तो किसी के पैसे के प्रभाव का बोल रहा है और यहाँ पे सरकार आ रही है, ठीक है ना, यानी कि ए का डी के साथ में पेयर नहीं बनेगा। डेट प्रिवेंट्स द कंडक्शन ऑफ फेयर इलेक्शन, यानी कि जो बिना फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, बिना किसी पक्ष के चुनाव को संचालन करने से रोकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसे का पावर पूछा जा रहा है और यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या ए और ई का पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। टू कीप अप विथ अदर कंटेस्टेंट्स इन इलेक्शन, यानी कि चुनाव में जो दूसरे यहाँ पे आपके कंटेस्टेंट है उनके साथ बने रहने के लिए, यहाँ पे अब क्या बने रहने के लिए, ठीक है ना। ए में तो पैसे का पावर पूछ रहा है कि यहाँ पे कि पैसे का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चुनौती यानी कि परेशानी है, तो परेशानी के बारे में यहाँ पे बात होनी चाहिए, पैसे से क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट और इलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि ए का पेयर है जो आपका किसी के साथ नहीं बनेगा। तो किसी के साथ नहीं बनेगा तो जहाँ जहाँ ए है वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बी का किसके साथ में पेयर बनेगा। एज द केस ऑफ कोविड आर राइजिंग, तो यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, अगर देखें बी का पेयर डी के साथ में है तो रीड करते थे, द गवर्नमेंट इज रेडी टू फेस एनी इवेंचुअली, यानी कि सरकार है जो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तो देखिए यहाँ पे कोविड के केस बढ़ रहे हैं, यानी कि सरकार है जो क्या है, तैयार है किसी भी यहाँ पे परिस्थिति का सामना करने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो बी और डी है जो आपका क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एकदम सही बैठ रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए बी और डी यहाँ है, यहाँ भी है, यानी कि अब अपन चेक करेंगे सी और एफ, अगर पेयर बनेगा तो आंसर होगा सी, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है ना, यहाँ पे बोला है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या हो रही, मुश्किल हो रही है, ठीक है ना। अब क्या मुश्किल हो रही है, तो एफ में बोला है टू कीप अप विथ अदर कंटेस्टेंट इन इलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि चुनाव में जो दूसरे प्रतियोगी है उनके साथ बने रहने के लिए उनका क्या है भाई, मुश्किल हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या है भाई, ये तो है इंडिपेंडेंस और ये क्या है, किसी पार्टी के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें अपन यहाँ पे, तो सी और एफ का भी क्या होगा भाई, यहाँ पे पेयर बनेगा। तो बी डी और सी एफ है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। उम्मीद है आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इंटरफेस के बारे में प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक दूसरा ऐप है जो ट्राई किया है, मेरे को अच्छा लगा इसका इंटरफेस और स्पेस भी है जो इसमें थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, इसके लिए कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा है। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें क्या बोला है अपने को, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड में बोला है, नाउ इट इज द स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट बॉलीवुड मूवीज, यानी कि आजकल के दिनों में जो ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है, अब देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में बात होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, बैडली अफेक्ट इमोशनल बॉन्ड्स, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से क्या करती है, भावनाओं पे, इमोशनल बॉन्ड पे क्या करती है, असर डालती हो सकता है, ठीक है ना। तो आजकल की मूवी है क्या करती है, अफेक्ट करती है इमोशनल बॉन्ड को। तो देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ ए और डी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, ए और डी हो सकता है। अब देखें यहाँ पे आगे और क्या हो सकता है, कैन हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट, उनको है जो इंडिपेंडेंट होने में मदद करती है कि वो क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट की बात की जा रही है। लेक्स ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस, यानी कि उनमें क्या है, यहाँ पे ओरिजिनलिटी की और यूनिकनेस की क्या है, कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन, तो ए और एफ का है जो ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है यहाँ पे कि ए और एफ है जो क्या है, ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना ए और डी तो कहीं पेयर है ही नहीं, तो ए और डी का पेयर तो है नहीं, लेकिन ए का ई के साथ में तो पेयर होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मूवी है जो मूवी की स्क्रिप्ट है किसी को इंडिपेंडेंट होने के लिए मदद नहीं करती है। यहाँ पे स्क्रिप्ट बोला है कि यहाँ पे कमी है ओरिजिनल, यानी कि अब आपने देखा होगा कि जितनी भी बॉलीवुड में मूवी बन रही है सारी क्या है,
रीमेक है किसी न किसी का, कोई साउथ का, कोई हॉलीवुड का रीमेक, ठीक है ना, रीमेक है। और यूनिकनेस भी नहीं है, यानी कि कोई अच्छा कंटेंट भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप साउथ में देखो, ठीक है ना, जो मलयाली मूवीज़ देखो तो उनमें क्या यूनिकनेस है, मतलब एकदम नए-नए अच्छे-अच्छे यहाँ पे कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा नहीं है, तो ए और एफ का पेयर बनेगा, ठीक है ना। किसका बनेगा? ए और एफ का पेयर बनेगा। तो ए और एफ कहाँ है आपका? सिर्फ यही पे है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? कट। तो पहले तो आंसर मिल गया, बाकी को रीड करते बी और ई। होम मेकर्स हैव मैनी ऑप्शन अवेलेबल विच, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो होम मेकर्स हैं उनके पास में बहुत सारे क्या है? ऑप्शन उपलब्ध है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, ई में देखिए कैन हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे, ए एफ बी सही है। अब सी डी की ओर चलते हैं। दो, सोशल मीडिया हेल्प्स इन एनहेंसिंग कनेक्टिविटी, यानी कि जो सोशल मीडिया है कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इट बैडली अफेक्ट इमोशनल बॉन्ड, लेकिन ये क्या करता है भाई? जो इमोशनल बॉन्ड होते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी क्या करता है? बुरा असर डालता है। तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो देखिए ये आपका अभी अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं यहाँ पे भी, समझते हैं इसमें क्या बोला है आपको। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द वे सी इंटरेक्टेड विथ हर फैंस, यानी कि जिस तरह से वे अपने फैंस के साथ में इंटरेक्ट होती है, इंटरेक्ट का मतलब उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना, इनको इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जिस तरीके से वो अपने फैंस के साथ में बातचीत करती है, अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, डिस्टर्ब द यूजुअल बैलेंस ऑफ नेचर। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जो नेचर है उसका जो सामान्य संतुलन है उसको बाधित करता है। अब कोई किसी से फैन से बात कर रहा है तो क्या यहाँ पे आपका जो नेचर उसको नुकसान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ए और डी का पेयर नहीं बनेगा, ना ही अपने ऑप्शन में ए और डी दे रखे। देखिए जहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नहीं है वहाँ पे है जो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। ये बात आपको ध्यान रख देनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, आगे है आपका यहाँ पे हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग इन्फ्लेमिएशन, यानी कि यहाँ पे बोला है सूजन, सूजन से लड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। तो अब वो उसके फैन से बात करी तो इसमें सूजन में कैसे मदद करेगी? क्या कोई सेंस बनता है आपका यहाँ पे? नहीं बनता है, यानी कि ए और ई का भी पेयर नहीं बनेगा। तो ए और ई का पेयर नहीं बनेगा तो ये भी कट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे अपन देखते हैं क्या हो सकता है। वॉज फिल्ड विथ बेनिवोलेंस, यानी कि यहाँ पे एक दयालुता, परोपकारता से क्या कर देता है? भरा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने क्या करती है? फैन से मिलती है, ठीक है ना, कि उनके फैन को क्या करती है? बहुत ही प्रेम और यहाँ पे भावना से भर देती है। तो ए और एफ का पेयर होगा आपका, ठीक है ना। तो ए और एफ का पेयर होगा। तो यहाँ से देखें अपन, तो देखिए यहाँ पे तो है ही नहीं, ऑप्शन ए ही नहीं है, यहाँ पे ए और एफ है। तो आगे चेक कर देते हैं। अब देखिए या तो बी ई होगा या बी डी होगा, देखते हैं। अगर बी डी होगा तो आंसर बी होगा, और बी ई होगा तो आंसर सी होगा। क्लाइमेट चेंज एंड रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है और जनसंख्या है उसमें तेजी से वृद्धि। अब वृद्धि क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले बी ई चेक करते हैं अपन। जो वृद्धि है वो क्या करेगी? हेल्प करेगी कॉम्बैटिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि वो यहाँ पे सूजन से लड़ने में मदद करेगी। क्या कभी ऐसा कोई सेंस बनता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको सूजन से लड़ने में मदद करेगी? नहीं होता है सेंस। तो ये हो गया कट और ये हो गया अपना आंसर। तो देखिए डी, डिस्टर्ब द यूजुअल बैलेंस ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर का बैलेंस है उसको क्या कर देगी यहाँ पे? उसको यहाँ पे बाधित कर देगी, यानी कि समस्या कर देगी। एकदम सही है, सी ई। स्टडीज हैव शोन दैट स्पाइसी फूड, यानी कि जो स्टडी से पता चलता है कि जो मसालेदार खाना है हेल्प इन कॉम्बैटिंग इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन से लड़ने में मदद करता है। तो सेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पूरा देखिए इसको, कमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो इसको शेयर करना आप नहीं भूलिएगा प्लीज़, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की और यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन रीड करते हैं यहाँ पे। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है वो भी प्री में और वो भी क्लर्क में, बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। अब विद इन रीड करते करते है जो ऑप्शन की हेल्प से इनको आराम से कर सकते हैं। देखिए आपको बोला द मॉस्किटो रिपेलेंट इज लव्ड बाय पीपल एज इट वर्क्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो मच्छर भगाने वाला जो ये उत्पाद है, यानी कि जो सामान है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्या है? इफेक्टिव है,
ठीक है ना। तो देखते हैं आगे यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे। तो मच्छरों को भगाने की बात की जा रही है किसी सामान के बारे में। इज लव्ड बाय पीपल एज इट वर्क, यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है जिस तरह से वो काम करता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है, डिस्पाइट बीइंग फिल्ड बाय विथ एनर्जी, यानी कि ये अपने को एनर्जी के साथ में भर देता है। यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की बात की जा रही, किसी इंसान की नहीं की जा रही, यानी कि एओडी का पेड़ नहीं होगा। कट कर दो इसको, ठीक है। आगे देखो, विदाउट प्रोड्यूसिंग केमिकल फ्यूम्स, यानी कि यहाँ पे बोला है कि बिना किसी केमिकल धुएं के यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए और ई का हो सकता है, ठीक है ना, ए और ई का हो सकता है, ठीक है। मच्छर मारता है लेकिन किसी तरह का केमिकल फ्यूम यानी कि धुआं है जो नहीं निकालता है, ठीक है ना। यहाँ पे विथ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है। इट वर्क्स विथ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपने कोई काम किया तो उससे कोई रिजल्ट मिला है। एफिशिएंसी का मतलब लगातार कोई काम करना, अच्छे तरीके से ग्रोथ होनी है, ठीक है ना। यहाँ पे मच्छर मार रहे हैं अपन, किसी कंपनी को का सीईओ के रूप में अपन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए और एफ ऐसे भी आपको नहीं दे रखा है। अब देखिए ए और ई है, अब अपन चेक करते हैं बी का पेयर किसके साथ में। पहले अगर बी का एफ के साथ में बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी, डी के साथ में बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी, और किसी के साथ नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अपन टाइम बचाएंगे एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे स्लीप डिप्राइव्ड माइंड इज अनेबल टू परफॉर्म, यानी कि यहाँ पे बोला है नींद से, ठीक है ना, वंचित मन कार्य करने में असमर्थ होता है। यानी कि अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली है तो आपका मन है जो काम में नहीं लगेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। सबसे पहले बी और एफ को चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी और एफ को चेक करते हैं। विद प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे एफ है सॉरी, विद प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है ना। टू परफॉर्म विद प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि अगर आपका मन, ठीक है ना, नींद से वंचित है, यानी कि अगर आपने ढंग से नींद नहीं ली है तो वह अनेबल है, यानी कि ढंग से क्या नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। किसके साथ में, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ में। यानी कि आप जो काम करोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू काम नहीं कर पाओगे। तो एकदम सही लग रहा है यहाँ पे बी और एफ, ठीक है ना, बी और एफ। अब देख लेते एक बार बी और डी को भी रीड कर देते। डिस्पाइट बीइंग फिल्ड विद एनर्जी, अगर आपने ढंग से सोए नहीं हो, ठीक है ना, तो आप जो काम कर रहे हो आपका माइंड उसमें नहीं लगेगा तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। क्या कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है। तो ये भी कट, ये भी कट। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सी ओ डी को देख लेते क्या है। सी वॉज अनेबल टू रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि वह लंबे समय तक दौड़ने में असमर्थ थी। अब क्या बोला है, डी डिस्पाइट बीइंग फिल्ड विद एनर्जी, यानी कि ऊर्जा से भरी, पूरी भरी हुई है एनर्जी से, उसके बावजूद है जो वो बहुत ही लंबे समय तक दौड़ नहीं पाई थी, ठीक है ना। ये बोला था, हो सकता है, एकदम सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है इसको भी रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। द बैक टू बैक विंस इन द ओलंपिक शो, यानी कि लगातार जीत के बाद जीत है जो ओलंपिक में, वो दिखाती है, क्या दिखाती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो पहले तो ए का एफ के साथ में है तो वही चेक करेंगे, बाकी दूसरे नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। डैट इंडियन फाइटर आर सीरियस कंटेंडर्स इन एट द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया के जो फाइटर्स है, ठीक है ना, वो बहुत ही एक यहाँ पे सीरियस कंटेंडर है वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि बहुत ही अच्छे यहाँ पे क्या है, ओपोनेंट माने जाते हैं। तो एकदम सही है। अगर लगातार है जो ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं इंडिया के फाइटर, तो वो क्या होंगे भाई, वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे कॉम्पिटिटर होंगे। तो हो सकता है ए और एफ का, ठीक है ना, एकदम सही लग रहा है, यहाँ पे सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए और एफ का, तो ये दोनों तो क्या हो गए आपके, कट हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं बी ई या बी डी, बी से है जो आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द सिंगल, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सिंगल। अब क्या है सिंगल, तो अगर यहाँ पे देखें तो पहले तो बीई को चेक करते हैं, सिंगल स्मॉलेस्ट मेजर टू टैकल पॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो सबसे छोटा मेजर है पॉल्यूशन से लड़ने का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन से लड़ेगी, कोई सेंस बनता है, सबसे छोटा है। और डी में बोला है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन एमिशन, यानी कि सबसे बड़ा सोर्स है कार्बन एमिशन का, यानी कि कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ पे। अगर देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी कि कोई भी सामान बनाती है तो फैक्ट्रियों में बनता है यहाँ पे, तो फैक्ट्रियों में बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन वो फैक्ट्री वाला नहीं है, यानी कि कोई अपन बिल्डिंग बनाते वो वाला कंस्ट्रक्शन नहीं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई भी सामान बनाते, मान लो कोई कपड़े की है, कोई प्लास्टिक की है यहाँ पे, तो उन फैक्ट्रियों की बात की जा रही है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ पे कार्बन एमिशन का,
क्योंकि इंडस्ट्री एरिया में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो देखिए ई के साथ में तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं बना है, लेकिन डी के साथ में सेंस बना है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया है। सी ई को चेक कर देते हैं। पीपल शुड सीरियसली कंसिडर इवन द स्मॉलेस्ट मेजर टू टेकल पॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि लोगों को इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यहाँ पे पॉल्यूशन से निपटने का जो सबसे छोटा यहाँ पे जो मेजर है उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे सोचना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। तो एकदम सही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और समझते हैं यहाँ पे क्या है जो आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। रेड कलर इज यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट। यानी कि यहाँ पे बोला है कि लाल कलर का उपयोग है जो ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो ए के साथ में तीनों है तो रीड कर देते हैं, एफ डी ई एफ तीनों है। एज इट स्कैटर्स द लीस्ट, यानी कि क्योंकि ये सबसे कम बिखरता है। अगर आपने 9th या 10th में, ठीक है ना, वो एक आपका फिजिक्स का एक लेसन आता है, ठीक है ना, मिरर वाला भी आता है और एक कलर का विबग्योर वाला भी आपका लेसन आता है। तो उसमें देखा होगा आपका वो कलर के बारे में बताता है। ठीक है, रेनबो के कलर क्या है, कौन कितना फैलता है नहीं फैलता है उसके बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला क्योंकि ये सबसे क्या होता है, कम बिखरता है। अब बिखरेगा नहीं यानी कि दूर से आपको एकदम क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपका ए और डी का पेयर एकदम सही है, क्योंकि लाल कम है जो सबसे कम बिखरता है, और जो विबग्योर यानी कि वॉयलेट कलर है जो सबसे ज़्यादा बिखरता है आपका, तभी उसका कुछ नहीं करते अपन, क्योंकि वो बिखर जाएगा तो अपने को दूर से दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए अपन यहाँ पे रेड है जो कलर का यूज़ करते हैं ट्रैफिक लाइट में, ताकि दूर से भी है जो क्या है लोगों को दिख सके आराम से। तो यहाँ पे तो पहले तो ए और डी का पेयर आपका सही बनेगा, तो ये तो हो गए कट। अब आगे देखते हैं, ए रेड कार अपीयर्स रेड थ्रू अवर आइज। यानी कि लाल कार हमारी आंखों से लाल दिखाई देती है। गजब बात है भाई, ये तो नई बात है। अब क्यों दिखाई देती है यहाँ पे देख लेते हैं, बी ई या बी एफ। एज इट इज द ओनली एनर्जी वी कैन सी, यानी कि क्योंकि यह एकमात्र एनर्जी जिसे हम देख सकते हैं, या फिर एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड, क्योंकि यह सिर्फ लाल को छोड़ के सारे कलर को अब्जॉर्ब कर देती है। ये भी अगेन उसी लेसन का है आपका। ठीक है ना, सारे कलर अब्जॉर्ब कर देगी आपका। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद में जो कलर बचेगा वही कलर आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये कलर का आपका यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसके हिसाब से देखें तो ई के साथ में पेयर नहीं बनेगा, एफ के साथ में आपका पेयर बनेगा। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को डी। आगे देखते हैं सी ई क्या है, लाइट फैसिनेट्स पीपल। यहाँ पे बोला है कि जो लाइट है लोगों को फैसिनेट यानी कि अपनी ओर खींचती आकर्षित करती है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक यही एनर्जी है जिसको अपन देख सकते हैं। तो एकदम सही है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए द 4 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर, यानी कि जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है उसके 4 पिलर है। कौन कौन से हैं यहाँ पे, पिलर के नाम दे रखे होंगे। तो यहाँ पे देखो, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया है, यही दे रखा है आपको। ठीक है ना, अगर आपने छोटी क्लासों में पॉलिटी पढ़ी है तो आपको वहाँ पे पता होगा। यानी कि सीधा सीधा आपका ए और ई का पेयर दिख रहा है, और ए और ई सिर्फ किस में है, इसमें ही है। तो बाकी सारे क्या हो गए आपके, कट हो गए। तो आंसर तो मिल गया अपने को डी। अब आगे रीड कर देते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है। ठीक है ना, तो रीड कर देते हैं यहाँ पे बी और डी को देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लॉ आर एंड रूल्स ऑफ लॉ आर। यहाँ पे बोला है कि जो प्रोटेक्शन इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक व्यक्ति का कानूनों और कानूनों के नियमों का क्या करना, रक्षा करना, संरक्षण करना। अब क्या हो सकता है डी में, द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का क्या है, प्राइमरी प्रिंसिपल है यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि लोगों के कानून का और लोगों की रक्षा करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है, यही क्या है डेमोक्रेसी। एकदम सही बात है। इन हिज फेमस बुक द रिपब्लिक प्लॉट टॉक्ड अबाउट, यानी कि उसकी जो प्लेटो, ठीक है ना, तो प्लेटो है उसने अपनी बहुत ही एक प्रसिद्ध किताब थी द रिपब्लिक, उसमें अब क्या क्या है उसमें, ए वाइस सोसाइटी रन बाय द फिलोसोफर, यानी कि उसमें बताया उसने कि एक जो वाइट सोसाइटी बहुत ही बड़ी सोसाइटी है जिसको चलाया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे बुद्धिमान समाज, फिलोसोफर का मतलब है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाया जाता है, वाइस का मतलब होता है चतुर। ठीक है ना, तो फिलोसोफर लोगों के द्वारा चलाया जाता है, एकदम सही बात है यहाँ पे।
आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वैली इन द वर्ल्ड विथ, यानी कि यहाँ पे बोला है कि भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है ना, एक सिविलाइजेशन है दुनिया में, साथ ही अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो पहले देखिए ए के साथ में सिर्फ क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, तो रीड कर देते हैं। ए रिच कल्चर हेरिटेज, यानी कि एक बहुत ही रिच समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो हो सकता है, यानी कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी इंडिया की, उसके साथ ही दुनिया में सबसे रिच कल्चर हेरिटेज है अपनी, यानी कि इतने ज़्यादा कल्चर कहीं पे नहीं मिलते जितने अपने इंडिया में मिलते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ए और ई का तो पैर एकदम सही बन रहा है भाई, और किसी में ए है ही नहीं, तो सारे कट। बी एफ को चेक कर देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कन्फर्म डेट देयर वॉज, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कन्फर्म किया है कि क्या है भाई वहाँ पे एफ में, नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्लेवरी का मतलब होता है किसी को अपना गुलाम बनाना। इसका कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे किसी को गुलाम बनाना। ठीक है ना, स्लेवरी ये तो कब आए थे? ये आए थे, मुगल आए थे, उसके बाद में स्लेवरी का आया था यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एकदम सही है, बी और एफ है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं क्या बोला है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर्क एट, यानी कि पंचायती राज है जो संस्था है वो काम करती है। अब किस पे करती है यहाँ पे देख लेते हैं। ए के साथ में क्या है भाई? ए के साथ में डी और एफ है, तो पहले डी कर देते हैं। वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है, शक्ति है, उसका संतुलन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे बोला है एफ में, विलेज लेवल्स एज अपोज टू द म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि नगर पालिकाओं के विपरीत गांव के, विलेज लेवल पर काम करते हैं। तो पंचायत राज है जो गांव लेवल, विलेज लेवल पे ही काम करता है। ठीक है ना कि नगर पालिका लेवल पे काम करता है, तो एकदम सही है। ए और एफ का यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, अब ए और एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बाकी नहीं है। अब देख लेते बी और डी का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स ऑन द, यानी कि यहाँ पे बोला है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो काम करती है। अब किस पर काम करती है? ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे देखें तो बी डी, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि ये काम करती है, जो पावर है उसका यहाँ पे क्या करना है? बैलेंस बना के रखना है, उसके ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है, यानी कि कोई भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाना और कोई भी देश कमजोर नहीं हो जाना, यही होता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये थे अपने जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉलम बेस। अब अपन मूव करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो आपको बार बार दिखता है यहाँ पे, वर्ड यूजेस का। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखो, अब आपको एक वर्ड दे रखा है। ठीक है ना, तो ये वर्ड आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आता है कि इनमें से कौन से आपके जो सेंटेंस है उसमें इसका सही यूज किया हुआ उसको मार्क करो, और दूसरा आता है किस में गलत किया हुआ उसको मार्क करो। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन को आपको रीड ढंग से करना है। अपने क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि किस में है जो सही से यूज किया हुआ उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड दे रखा है वो है आपका ट्रेवेस्टी। ठीक है ना, अब वर्ड को समझते हैं। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवेस्टी का मतलब होता है एक तरह से अपन भद्दापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भद्दापन। ठीक है, अब भद्दापन का मतलब क्या होता है? भद्दापन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज का बहुत ही अजीब, बुरी तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से किसी की नकल करना, प्रेजेंटेशन करना, उसका, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? ट्रेवेस्टी बोलते हैं, यानी कि एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, किसी को रिप्रेजेंट करना बहुत ही बुरे तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। द कैंसिलेशन ऑफ द लॉन्ग अवेटेड कॉन्सर्ट ड्यू टू ए माइनर टेक्निकल इशू फेल्ट लाइक ए ट्रेवेस्टी टू द डिसअपॉइंटेड फैंस, यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी जो टेक्निकल इशू के कारण लंबे समय से जो यहाँ पे लोग हैं, जो लॉन्ग अवेटेड कॉन्सर्ट है, ठीक है ना, वो रद्द हो गया। निराश जो यहाँ पे उसके फैंस थे, उनके लिए एक बहुत ही क्या था? उपहास, यानी कि उनके एक मजाक का विषय बन गया था। ठीक है ना, यानी कि उनका मजाक उड़ा दिया इस तरह से, बहुत ही एक भद्दा। ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा टोन, भद्दा, एक भद्दे तरीके से है जो वो डिसअपॉइंट हुए फैंस यहाँ पे। तो ए वाला एकदम सही है। आगे देखते हैं। द मिसलीडिंग हेडलाइंस इन द tabloid newspaper were a travesty of journalism, spreading false information and sensationalism,
यहाँ पे बोला है कि जो टैबलॉइड अखबार है उसमें छपी यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, झूठी न्यूज़ है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। वो पत्रकारिता यानी कि यहाँ पे जो जर्नलिज्म है उसका क्या कर रही है, मजाक बना रही है, यानी कि जर्नलिज्म को एक बहुत ही भद्दे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह से यहाँ पे क्या होती है, ये फॉल्स न्यूज है जो क्या की जा रही है, यहाँ पे फैलाई जा रही है, जो गलत सूचना और सनसनी फैला रही है। तो एकदम सही है, यहाँ पे भी गलत तरीके से क्या कर रहा है भाई, जर्नलिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे द टीचर, आगे बोला द टीचर एनकरेज्ड स्टूडेंट टू अप्लाई क्रिटिकल ट्रेविटी व्हेन एनालाइज हिस्टोरिकल इवेंट emphasizing the importance of considering multiple perspective and context। अब यहाँ पे बोला कि जो टीचर है उसने अपने छात्रों को जो यहाँ पे हिस्टोर की घटनाएं हैं उसके विश्लेषण करने में यानी कि एनालाइज करने के बारे में यहाँ पे, ठीक है ना, उसको क्या किया, प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे देखिए, कभी टीचर है जो किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का गलत तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देगा क्या? एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को अच्छा बनना और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाता है, ना कि बुरे तरीके से। तो यहाँ पे तो ये आपका आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए जो वर्ड है, देखिए एग्जाम में आपको करेक्ट वर्ड नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखना सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन करेक्ट वर्ड की देखे बात, तो यहाँ पे रियलिज्म आएगा। रियलिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रियलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ के फैक्ट के बारे में, तथ्य के बारे में क्या करना, उसको बताना। तो इस हिसाब से देखें तो ए और बी है जो अपने करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है जो तरीका है आपको करना है। तो ये भी आपका रीडिंग और वॉकेब बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको रीडिंग आती है, वॉकेब आती है, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। आगे मूव करते हैं इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी और। सेकंड में आपको दे रखा है एनॉर्मिटी। इसका मतलब बहुत सारे होते हैं। पहला तो होता है विशालता, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ी है, ठीक है ना। तो पहला तो आएगा आपका विशालता। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे कि कोई फैक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सीरियस है, ठीक है ना। कोई फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस, यानी कि कोई एक बात है वो सच है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे, इस तरह से आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। आई वॉज स्पीचलेस स्टिल ट्राइंग टू असेमिलेट द एनॉर्मिटी ऑफ वॉट ही हैड टोल्ड मी। यानी कि मैं यहाँ पे स्पीचलेस, एकदम निशब्द रह गया, बहुत ही शॉक में चला गया, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने मुझे क्या बताया, यानी कि उसने बहुत ही बड़ी एक ऐसी बात बताई थी, मैं क्या हो गया, शॉक हो गया। तो एकदम सही है यहाँ पे। द एनरोमिटी ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ओवरवेलमिंग। हमारे देश की जो आर्थिक समस्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो सही है यहाँ पे। विशालता बड़े के रूप में यहाँ पे काम आ रहा है। पीपल आर स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द एनॉर्मिटी ऑफ द डिजास्टर। यानी कि लोग अभी भी इस डिजास्टर की भयावहता को स्वीकार करने में जुटे हुए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था भाई, यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ था, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो उसको स्वीकार करने में अभी भी लोग क्या है, जुटे हुए हैं। तो एकदम सही बात है यहाँ पे भी। तो इसके हिसाब से देखें तो आपके ए, बी और सी तीनों सही होंगे, और जब तीनों सही होते हैं तो आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ई होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए अगला वर्ड है अपना यहाँ पे एलेक्ट्रिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इस वर्ड का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ी इच्छा होना, ठीक है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, किसी काम को करने में आप बहुत ज़्यादा क्या रखते हो, इच्छा रखते हो, या फिर ईगरनेस बोल सकते हैं अपन, ईगरनेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, तो ये इसके मतलब होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, और देखते समझते हैं। द बॉय जम्प्ड अप एंड डाउन विद इलेक्ट्रिसिटी एज ही इंच्ड क्लोजर टू द कैंडी स्टोर। यानी कि लड़का तेजी से उछलने लगा जैसे ही वह कैंडी की दुकान के करीब पहुंचा। तो एकदम सही बात है, बच्चे खिलौने कैंडी की दुकान के पास में जाते हैं तो क्या होता है, खुशी के मारे कूदने लगते हैं कि मेरे को दिलाओ, मेरे को दिलाओ, ठीक है ना। दो ही वॉज फिल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी इन द बिगिनिंग द ट्राइड रेसलर्स एंड ग्रेस वॉज गॉन। यानी कि यद्यपि वह शुरू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था, परंतु थके हुए पहलवान की उत्सुकता समाप्त हो गई थी। तो एकदम सही बात है, शुरू शुरू में तो एनर्जी होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, खत्म हो जाती है, एकदम सही बात है ये भी। द फायर फाइटर रेस्पॉन्डेड विद एलेक्ट्रिसिटी टू द इमरजेंसी कॉल सेविंग लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने आपातकालीन कॉल पर बहुत ही तत्परता से, बहुत ही यहाँ पे क्या है, ईगरनेस के साथ में
ठीक है ना, क्या किया है, इस पर यहाँ पे रिएक्ट किया है और लोगों की जान बचाई है और यहाँ पे प्रॉपर्टी बचाई है। तो ये भी आपका क्या एकदम सही बात है। तो इस हिसाब से देखें तो तीनों सही होंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई है, जो इसमें भी अगेन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए अगला वर्ड है आपका सीड। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर अपन बात करें सीड का मतलब, तो सीड का मतलब होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है गिव अप करना। अब गिव अप किससे करना भी, तो गिव अप करना किसी पावर से, यानी कि आपके पास में कोई पावर है उससे गिव अप कर देना, हार मान लेना। या फिर होता है आपका टेरिस्ट्री, यानी कि सत्ता से, आपके पास में कोई राज्य है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे आपने गिव अप कर दिया, यानी मेरे को नहीं चाहिए, ले लो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले, द किंग डिसाइडेड टू सीड ए पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी टू द नेबरिंग किंगडम इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस। यानी कि राजा ने शांति बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ोसी राज्य को देने का फैसला किया था। एकदम सही है भाई, उसने, यानी कि इस राजा ने अपने यहाँ पे इस जमीन के टुकड़े पे क्या कर दिया, अधिकार को खत्म कर दिया, यानी कि दूसरे को दे दिया। एकदम सही बात है। आगे देखते हैं, द होम ओनर हैड टू शीड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बैंक आफ्टर फेलिंग टू मेक मॉर्गेज पेमेंट फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पे बोला है कई वर्षों तक जो यहाँ पे जो जमीन पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है ना, उसका भुगतान न करने के कारण है जो होम ओनर है उसको संपत्ति का यहाँ पे जो स्वामित्व है वो बैंक को सौंपना पड़ा था। तो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सरफासी एक्ट है, अगर आपने पढ़ा है बैंकिंग अवेयरनेस तो उसमें क्या बोलता है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, अगर कोई यहाँ पे आपका लोन फिल नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, तो अपन क्या कर देंगे भाई, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे जब्त कर लेंगे और उसकी क्या कर देंगे, नीलामी वगैरह करके कैसे भी करके अपने पैसे वसूल करेंगे यहाँ पे। तो एकदम सही बात है यहाँ पे। आई विल सीड योर preference for sentence format in mind as I continue to assist you with the information and responses। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला आपको, यहाँ पे बोला गया है आपको कि मैं स्वयं प्रारूप के लिए अधिक प्राथमिकता को ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मैं आपको जो सूचना है, इंफॉर्मेशन और जो रेस्पॉन्सेज है उसके साथ में सहायता करना जारी रखूंगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सीड का मतलब तो होता है गिव अप करने का, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे गिव अप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कीप, रखना, कीप, कि आई विल कीप योर प्रेफरेंस, कि मैं आपका है जो प्रेफरेंस को क्या करूंगा, रखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो गिव अप नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सी कोई सेंस आपका नहीं बनता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ए और बी आपका सही है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको। इरुडाइट, इरुडाइट है, इसका मतलब समझते हैं पहले तो क्या होगा। इसका मतलब होता है कि एक तरह से अपन कोई बात बोलते हैं तो यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं। तो एक तो मतलब होता है इसका वैज्ञानिक तौर पर, यानी कि कोई बात बोली है बिना सर पैर की नहीं बोली है आपने, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बोली है। एक इसका मतलब होता है विद्वान, कोई बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा विद्वान है, यानी कि समझदार है, ज्ञानी है, स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है, समझ है उसको, ये सारे मतलब होते हैं इसके। ठीक है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। हिज एरुडाइट कमेंट्स ड्यूरिंग द डिबेट रिवेल्ड ए लैक ऑफ नॉलेज एंड। अब देखिए यहाँ पे तो अपन विद्वान की बात कर रहे हैं और यहाँ पे उसके नॉलेज की कमी को दिखा रहा है, क्या दोनों सेंस बनते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इशू एट हैंड, यानी कि बहस के दौरान उसकी यहाँ पे जो डिबेट चल रही थी, तो उसमें यहाँ पे जो इतने कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज है, ठीक है ना, तो उसमें यहाँ पे पता चला है कि उसको इसके बारे में कि कुछ समझ नहीं है, इसके बारे में उसको जो नॉलेज है वो क्या है, कमी है उसमें। तो यहाँ पे तो बोला है विद्वान है भाई, तो ये तो विद्वान नहीं है। हर एरुडाइट एनालिसिस ऑफ द नॉवेल वाज बोथ इंसाइटफुल एंड इम्प्रेसिव, यानी कि जो यहाँ पे नॉवेल है, ठीक है ना, तो नॉवेल का उनका यहाँ पे बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे अच्छे तरीके से विश्लेषण करना, ठीक है ना, ये क्या है, इंसाइटफुल है, प्रभावशाली है और इम्प्रेसिव है। यहाँ पे एकदम सही बात है। यहाँ पे द एरुडाइट ऑथर लेटेस्ट बुक इज ए टेस्टमेंट टू हर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि जो विद्वान लेखिका है, ठीक है ना, उसकी नवीनतम जो किताब है उसके जो नए नए यहाँ पे रिसर्च है और जो नई नई यहाँ पे जो पावर्स है उसका यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे आपको प्रमाण देती है। तो ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे बी और सी सही होगा। बी और सी कहाँ है, आपका बी में है, और ये क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत वॉकैब भी, और थोड़ी आपकी किस्मत
पे कि जो आपने वर्ड पढ़े उसी में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो अगर देखें तो ये मेरे हिसाब से पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है प्री के सेटअप का, बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे चेक करना होता है, अपने कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, और सबसे पहले तो वर्ड का पता होना चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पुशेंट, पुशेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो पुशेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास में ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव उसके पास में। तो देखते हैं यहाँ पे, द पुशेंट रूलर ऑफ द एंशिएंट किंगडम commanded the unwavering loyalty of his subjects due to his remarkable leadership and unmatched strength। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्राचीन जो साम्राज्य है, ठीक है ना, उसके शक्तिशाली शासक ने अपने यहाँ पे अपने नेतृत्व में, ठीक है ना, उसने क्या किया, बहुत ही यहाँ पे मतलब कि ऐसे रिमार्केबल लीडरशिप में अनमैच्ड स्ट्रेंथ अपनी यहाँ पे बहुत ही अनमैच्ड, यानी कि उसकी जितनी स्ट्रेंथ शक्ति किसी के पास नहीं, ऐसी शक्ति दिखाई है और वफादारी हासिल की है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे। डिस्पाइट इज बेस्ट एफर्ट, यानी कि अपने सर्वोत्तम बेस्ट एफर्ट के बाद भी हिज पुशेंट अटेम्प्ट, यानी कि टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स रिजल्ट इन ए स्ट्रेंथ बैक मसल। अब अगर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता तो क्या वो नहीं उठा पाता बॉक्स को, पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि उठाने के कारण क्या हुआ भाई, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, मसल्स में क्या हो गया भाई, स्ट्रेन आ गए हैं। तो अगर शक्तिशाली होता तो नहीं आता भाई, तो ये गलत बात है आपकी। हिज पुश एंड टू comprehend complex mathematical concept hindered his progress in the advanced calculus course। यानी कि जो बहुत ही मुश्किल जो गणित की जो क्या होती है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उनको समझने की उनकी शक्ति जो यहाँ पे कोर्स है, ठीक है ना, जो एडवांस कैलकुलस कोर्स है उसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें मैथ्स को समझने की पावर नहीं, शक्ति नहीं है, पर पुशेंट का मतलब तो होता है शक्तिशाली होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस हिसाब से देखें तो ये भी आपका है जो क्या नहीं होगा भाई, सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली ए सही है, और ए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और सेशन आप इंजॉय कर रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका यहाँ पे, फेटिड। फेटिड का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका एक तरह से स्मेलिंग एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कि एक तरह से अपन बदबूदार बोलते हैं, ठीक है ना, किसी चीज से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है तो उसको अपन बोलते हैं फेटिड। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, द फेटी स्मेल इन द बेसमेंट इंडिकेट ए सीरियस ड्रेनेज प्रॉब्लम डेट नीडेड इमीडिएट एक्शन। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका बेसमेंट है, ठीक है ना, उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपका इशारा कर रहा है कि क्या है भाई आपका यहाँ पे, कि आपका यहाँ पे जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है हो रही है, तो इस पर आपको तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। तो एकदम सही है भाई, बदबू आ रही है। आगे देखते हैं द फेटेड बुके ऑफ फ्रेशली पिक्ड रोसेस। अब देखिए अगर आपने एकदम फ्रेश फूल ली है तो क्या उनमें से कभी बदबू आएगी, बुके में से नहीं आएगी, तो ये तो आपका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है भाई कि जो आपने बुके बनाए फ्रेश फूल से उसमें से बदबू आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बदबू नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, फ्रेग्रेंट आएगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए आपका, फ्रेग्रेंट आना चाहिए, यानी कि खुशबू, खुशबू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बी वाला नहीं होना चाहिए। द फेटिस स्वैम्स वॉज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज एंड अदर पेट्स। यहाँ पे बोला है कि जो ये बदबूदार, ठीक है ना, दलदल है, मच्छरों के और जो दूसरे यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे बढ़ने का, प्रजनन करने का, ब्रीडिंग करने का क्या हो गया भाई, जगह बन गई है, मेकिंग इट एन इनहॉस्पिटेबल प्लेस फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। यानी कि ये बाहरी जो एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए यहाँ पे अब ये सही जगह नहीं है, ठीक है ना, करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो एकदम सही बात है, ए और सी का पेयर बनेगा। कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर यहाँ पे, और देखते हैं उसमें क्या बोला है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है इसमें। तो देखिए मेटल, तो देखिए एक तो वो मेटल होता है जो नॉर्मल आपका जिसे लोहा वगैरह वो है, ये मेटल का मतलब है किसी पर्सन की एबिलिटी, ठीक है ना, पर्सन की एबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी की पर्सन की एबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, जो क्या करता है भाई डिफिकल्टी में, ठीक है ना, परेशानियों में सामना करने की किसी की एबिलिटी होती है पर्सन की, उसको मेटल बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखते हैं समझते हैं। हिज मेटल शोन थ्रू व्हेन ही फ्रेशली कन्फ्रंटेड द डिफिकल्ट डिसीजन प्रूविंग हिज रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि जब उन्होंने
बहुत ही निडरता के साथ में, एक तरह से इसको निडरता यानी कि जो किसी से नहीं डरता है, ठीक है ना। फियरलेसली यानी कि यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात की जा रही, फियरलेसली का मतलब होता है निडरता, ठीक है ना, सॉरी, फियरलेसली का मतलब क्या होता है, निडरता, जो किसी से नहीं डरता है। तो उन्होंने निडरता से कठिन निर्णय का सामना किया, जो उनकी जो यहाँ पे डिफिकल्ट डिसीजन लेने की, ठीक है ना, उनकी जो शक्ति है, हिज रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, जिससे उनकी यहाँ पे रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्या हुआ, साबित हुआ। तो एकदम सही बात है, इनकी डिफिकल्ट एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेने की, इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, ठीक है, यानी कि जब वो परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं हो उसके बावजूद भी हर मेटल रिमेन्ड अनशेकन, यानी कि उसका साहस, उसकी जो एबिलिटी, उसका साहस है, जो क्या रहा, अड़िग रहा, यानी कि हिला नहीं वो, ठीक है ना, डरा नहीं वो। एंड सी इमर्ज फ्रॉम द टफेस्ट ट्रायल स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजोल्यूट देन एवर, और वे सबसे कठिन ट्रायल से भी पहले से अधिक मजबूत और दृढ़ होकर उभरी। तो एकदम सही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। रिमेन अनशेक यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी डिसीजन है। व्हेन द चैंपियनशिप गेम एंटर्ड ओवर टाइम, यानी कि जब चैंपियनशिप खेल है जो यहाँ पे ओवर टाइम यानी कि एक्स्ट्रा समय में चला गया था, ठीक है ना, हिज मेटल बिकेम एविडेंट एज ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, सीलिंग हिज रेपुटेशन एज ए क्लच परफॉर्मर, यानी कि तो उनका साहस स्पष्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे उनका जो साहस दिखने लगा था भी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो विनिंग गोल किया था, जिससे एक शानदार खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित, यानी कि यहाँ पे एक परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे वो क्या हुआ, लोगों के सामने आया। तो ये भी एकदम सही है भाई, विपरीत परिस्थिति में भी यहाँ पे क्या कर रही है भाई, सामना करने की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे देखें तो तीनों वर्ड आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ठीक है ना। तो अगला वर्ड है आपका एफिट। अब एफिट का मतलब क्या होता है, एफिट का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से किसी चीज़ से अफेक्टेड हो, किसी चीज़ से कोई क्या हो, अफेक्टेड हो, कोई पर्सन हो जो क्या है, वीक हो, या फिर टायर्ड, थका हुआ जैसे हो, कमजोर लग रहा हो, तो ये सारे नेगेटिव मतलब होते हैं इसके, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। The smell, effete cafes on the corner of the street became my favorite spot for a quiet cup of coffee and a humble pastry. Away from the bustling city's more extravagant offering. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बात की जा रही है पॉजिटिव, यानी कि जो सड़क के कोने पे जो कैफ़े है, छोटा सा कैफ़े है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर है, एक शांत कॉफ़ी और एक साधारण पेस्ट्री के लिए मेरा पसंदीदा जगह, यानी कि फेवरेट जगह है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बात की जा रही है, लेकिन वर्ड है आपका नेगेटिव, तो सेंस नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं, हीज एफिटी स्टाइल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी एंडर्ड हीज टू एवरीवन ही मेट, यानी कि उसका एकदम सिंपल लाइफस्टाइल है और डाउन टू अर्थ यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इस तरह की जो उसकी पर्सनैलिटी है, हर किसी के लिए उसको क्या कर देती है, उसका फेवरेट बना देती है, यानी कि उसके लिए अच्छा बना देती है। मेकिंग हिम ए बिलव्ड फिगर इन द कम्युनिटी, यानी कि जिससे वो समाज में एक बहुत ही बिलव्ड यानी कि प्यार करने वाला इंसान बनता है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव बात की जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बोल रहा कमज़ोर है, ठीक है ना, थका हुआ आदमी नहीं, ये भी नहीं बनेगा। द वंस रोबस्ट एंड डायनामिक्स कंपनी हैज़ बिकम एफिट, यानी कि यहाँ पे बोला है एक समय की मजबूत और यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाली कंपनी अब क्या हो गई भाई, अब यहाँ पे इफेक्ट का मतलब होता है अप्रभावी, ठीक है ना, कमज़ोर हो गई है, थकी हुई, यानी कि अब उसका इतना प्रभाव नहीं रहा जितनी पहले वो थी, हो सकता है। अनेबल टू इनोवेट और कम्पीट इन द रैपिडली चेंजिंग मार्केट, अब यहाँ पे बोला है कि वह तेज़ी से जो बदलता हुआ जो मार्केट है उसमें ना तो कुछ नया कर पा रहा है और ना ही जो यहाँ पे कंपटीशन है उसमें टिक पा रहा है, असमर्थ है, ठीक है ना, अनेबल है, लीडिंग टू इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन, और उसके कारण क्या हो रहा है भाई, उसमें डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कंपनी है जो क्या हो रही है, बंद होने जा रही है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे सी वाला, तो ओनली सी का है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अपन आगे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है, स्टिफल। अगला वर्ड क्या है, स्टिफल। तो स्टिफल का मतलब तो होता है किसी को रोकना, ठीक है ना, किसी चीज को रोकना, दबाना, खास करके किसको, अपनी फीलिंग्स को। तो अपनी फीलिंग्स है, इमोशन है, एक्शन है, ठीक है ना, इमोशन है, एक्शन है, तो उन सबको दबाना, तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन, स्टिफल बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। He found it challenging to stifle his disappointment when he didn't receive the promotion he had been working towards for years. अब यहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पे he found it challenging, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था,
ठीक है ना। स्टिफल हीज डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, अपनी निराशा है, उसको छुपाने में उसको क्या लगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था अपने इमोशन को रोकने में। क्यों लगा था? क्योंकि ही डिडेंट रिसीव द प्रमोशन, उसको प्रमोशन नहीं मिला था। क्यों भाई? उसने बहुत साल तक अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी है जो उसको क्या नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला था। इसके लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसको फील हो रहा है। ठीक है ना, ये बात आपकी बोली गई है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है आपको? एकदम सही बात है भाई। ठीक है ना। तो चैलेंजिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करे, दबाना चाहती है वो इस बात को। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स टू स्टिफल हर फ्रस्ट्रेशन, यानी कि अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दबाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, एफर्ट लगा रही है। शी कुडंट हेल्प बट एक्सप्रेस हर एनोयंस विद द रिपीटेड डिलेज इन द प्रोजेक्ट। अब वह जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसमें बार बार हो रही देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। तो एकदम सही है भाई, पहले तो रोकना चाहती थी पर वो नहीं रोक पा रही अपने आप को। सही बात है। इन द स्टिफल हीट ऑफ द डेजर्ट दे हैड टू ration their water carefully to avoid running out of बिफोर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे बोला रेगिस्तान की भीषण गर्मी में, ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने से पहले पानी खत्म होने से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक पानी का वितरण करना पड़ा था। यानी कि ज़्यादा यहाँ पे पानी यहाँ पे क्या करना है, यूज नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था कि क्या कर रहे हैं अपने आप को, वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपनी फीलिंग को, यानी कि जो पानी है उसको नहीं पीना है, इसके लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उसका यूज़ है जो केयरफुली करना है, इसके लिए बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये भी क्या है भाई, अपने आप को रोकना है। तो ये भी सही बात है। तो यहाँ से इसके हिसाब से देखें तो तीनों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आज का सेशन कैसा लगा है। खास करके इस इंटरफेस के बारे में आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड या जो भी सोशल मीडिया है ग्रुप है आपके उसके ऊपर, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए और इसी तरीके से हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर वीडियो लेके आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।